जब भी पंजाब की बात होती है तो खालिस्तान का जिक्र जरूर होता है। अभी कुछ दिन पहले फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी खालिस्तान का जिक्र खूब जोरों शोरों से हुआ था। पंजाब में अगर चुनावों की बात हो तो उसमें तो खालिस्तान का जिक्र सबसे पहले आता है। तो और फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम में एक्टर दीप सिद्धू के द्वारा 26 जनवरी पे लाल किले के ऊपर खालिस्तान का फ्लैग लहराए जाने की खबर भी आई थी, जिसके ऊपर बाद में बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ था। तो खालिस्तान की ये कहानी तो हमने सबने खूब सुन रखी है, लेकिन इसके होने के पीछे का असली रीजन हमें नहीं पता है। तो आइए इस वीडियो में आज उसी रीजन के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे नए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाल सिंह, अमृतपाल सिंह, देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी थी। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1823 में। उस टाइम पे सिख एम्पायर को महाराजा रणजीत सिंह रूल कर रहे थे। तो जब तक महाराजा रणजीत सिंह सिख एम्पायर को रूल कर रहे थे तो ब्रिटिश एम्पायर ने भी उसको कुछ नहीं किया था। प्रॉब्लम शुरू हुई महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद। जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो उसके बाद सिख एम्पायर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और ब्रिटिश एम्पायर सिख एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लेता है। और महाराजा रणजीत सिंह के बच्चों को वो पढ़ाई के बहाने ब्रिटेन में भेज देता ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो जब सिख एम्पायर के ऊपर रूल करने वाला कोई नहीं बचा था तो वहां के लोकल महंतों ने गुरुद्वारों को अपने कब्जे में ले लिया था। ये बात सिखों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो 1920 में अकाली मूवमेंट चला और अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया गया कि गुरुद्वारों को महंत नहीं चला सकते। इसके बाद में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, जिसे एसजीपीसी के नाम से भी जाना जाता है। उसने अंग्रेजों पे दबाव बना के पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया, तक जो आज तक भी एसजीपीसी के अंडर ही गुरुद्वारे कंट्रोल में चलते हैं। तो सिखों को यह था कि जब तक सिख एम्पायर ब्रिटिश सरकार के अंदर है तो जैसे ही ब्रिटिश सरकार यहां से जाएगी तो उनका एम्पायर उन्हें वापिस मिल जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीद टूटी सन 1929 में, जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज मूवमेंट को चलाया और उन्होंने बताया कि जब इंडिया एक आजाद देश बनेगा जिसमें वोटिंग होगी और डेमोक्रेसी फॉलो होगी। और इसके बाद 1946 में जब इस पे अंग्रेजों ने जाने की बात होने लगी तो सिखों ने सोचा कि अब हम अपना पंजाब वापस ले लेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, अब इसका जो भी बंटवारा होगा वो पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। तो 1941 में एक सेंसस हुआ था, उसमें उस सेंसस में पाया कि पंजाब में 53% मुस्लिम, 30% हिंदू और 15% के आसपास सिख कम्युनिटी थी। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर बंटवारा होता तो उसमें भी सिख एडवांटेज में थे। और पूरे भारत की बात करें तो उस टाइम सिर्फ 1% ही सिख पूरे भारत में पाए जाते थे। तो जब 1946 के में पार्टीशन की जब बातें होने लगी तो उसका सिखों ने पूरा पुरजोर विरोध किया। उन्होंने बोला कि हम यूनाइटेड इंडिया के साथ हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान अलग होगा तो हमें भी फिर अपना अलग देश चाहिए, क्योंकि फिर इस हिसाब से मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल जाएगा, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमें भी अलग से अपना एक सिखिस्तान चाहिए। उसके बाद पार्टीशन हुआ तो उसके सबसे बड़ा नुकसान भी सिखों को ही हुआ, क्योंकि पंजाब का 65% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था और आधा हिस्सा हिंदुस्तान में रह गया था। तो और जो सिख लोग थे उनकी 150 से ज्यादा हिस्टोरिकल जगह और उनके गुरुद्वारे वगैरह पाकिस्तान में चले गए थे। तो और उनकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन भी पाकिस्तान में रह गई थी। और पार्टीशन में दंगों की वजह से सिखों को अपनी सारी वहां पे जगह जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान में वापस आना पड़ा था। अब 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 को लेके आया और उसमें कहा कि सभी स्टेटों को भाषा के आधार पर बांटा जाएगा, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर देश है और इसमें जाति और धर्म के ऊपर स्टेट को नहीं बांटा जाएगा और ये बांटना सही भी नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि इससे अच्छा तो यही था कि भाषा के आधार पर हम सभी स्टेटों को बांट दे। तो इससे जो तमिल बोलने वाले थे उन्हें आंध्र प्रदेश मिल गया। उसी प्रकार के तो पंजाब ने बोला कि आप हरियाणा को हिंदी बोलने वाले स्टेट में रख दीजिए और पंजाब को एक पूरा का पूरा स्टेट बना दी जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी कर दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को पूरी तरह से नकार दिया और इस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इसके बाद ही शुरू हुई थी। और इसके बाद में सिख भड़क गए और अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने कहा कि अगर हम ऐसे ही इनकी सुनते रहे तो ऐसे तो सिख कम्युनिटी को ये बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, तो हमें अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ना पड़ेगा और अगर हमारी सिख कम्युनिटी बचेगी तो ही हमारा सिख प्रांत बन पाएगा। और उसके बाद पंजाबी सूबा मूवमेंट को स्टार्ट किया गया।
तो ये पंजाबी सूबा मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ा और जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सिख कम्युनिटी ने अपने सारे के सारे मूवमेंट रोककर अनकंडीशनल भारत का सपोर्ट किया और 1965 के युद्ध में सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने उनकी मांग सुनने के लिए विचार किया और 1966 में पंजाब को 3 अलग अलग स्टेट में बांट दिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश था। देखिए, सिख कम्युनिटी अपने रिलीजियन को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अंग्रेजों के टाइम में भी अंग्रेज सिखों को टर्बन पहनने से नहीं रोक पाए थे, जबकि उसकी बजाय उन्होंने हिंदू और मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। तो इसी के चलते पंजाब में जो भी पार्टी आती थी वो अपने एजेंडे में रिलीजन को जरूर रखती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सिख कम्युनिटी में अगर हम धर्म को आगे लेके चलेंगे तो ही हम चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए जो भी पार्टी कमजोर होने लगती वही अपने रिलीजन को बीच में ले आती। जब 1972 से और 1977 तक ज्ञानी जेल सिंह पंजाब के सीएम थे, जो कि कांग्रेस से थे, तो उन्होंने देखा कि अकाली दल आनंदपुर साहिब रेजुलेशन को लेकर राजनीति कर रही है, तो उन्होंने भी इसी चीज को समझा और रिलीजन को अपने एजेंडे में लेके आए और वो सिख के जितने भी धर्मगुरु है उनके पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाने लगे, तथा उनके साथ ही महाराजा रणजीत सिंह की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसको भी बहुत धूमधाम से मनाया, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि मैं भले ही कांग्रेस में हूं लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए मैं अकाली दल से भी ज्यादा तत्पर हूं, उनके धर्म के प्रति मेरी उनसे भी ज्यादा आस्था है। लेकिन आनंदपुर साहिब रेजुलेशन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था और उसे अकाली दल ने कांग्रेस को आगे चलकर चुनाव में हरा भी दिया था। तो इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस ने सोचा कि उसके बाद हमें किसी न किसी तोड़ को निकालना पड़ेगा अकाली दल को हराने के लिए। तो उसके बाद कांग्रेस जिस आदमी को लेके आई, उसके बाद तो पंजाब की पूरी राजनीति ही 360 डिग्री चेंज हो गई थी। अब मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन थी दमदमी तस्काल, जिसके लीडर थे करतार सिंह भिंडरेवाला। लेकिन करतार सिंह भिंडरेवाला की मौत के बाद में जो उसका नया लीडर बना वो था जरनैल सिंह भिंडरेवाला, जिसे हम आज तक भिंडरेवाला के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही जरनैल सिंह भिंडरेवाला लीडर बनते तो वो गांव-गांव जाकर नशे छुड़ाने की मुहिम को तेज कर देते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि अपने बाल ना कटवाए। तो इससे भिंडरेवाला की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो कांग्रेस ने देखा कि भिंडरेवाला की जो पॉपुलैरिटी वो अकाली दल से भी तेज आगे बढ़ रही। तो उस टाइम के जो सीएम के जो चेहरे थे वो ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने पूर्व सीएम थे, उन्होंने जाके संजय गांधी जी को बताया कि एक ऐसा पर्सन है भिंडरेवाला, अगर हम उसको यूज करते हैं तो वही अकाली दल की वोट को काट सकता है। और आगे चलकर कांग्रेस ने ऐसा किया भी, भिंडरेवाला को पूरा सपोर्ट देना शुरू कर दिया और उससे भिंडरेवाला अगर कुछ भी करता था तो भिंडरेवाला की गिरफ्तारी तक नहीं होती थी। लेकिन आपको पता है कि सिख और निरंकारी सिख में हमेशा से ही वैचारिक मतभेद रहे हैं। तो 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी सिखों का एक इवेंट होना था, जिसमें कि सभी के सभी निरंकारी सिख इकट्ठे होने थे। तो भिंडरेवाला ने बोला कि मैं इस इवेंट को नहीं होने दूंगा और उसने वहां जाके गोलीबारी हुई, बहुत ज्यादा दंगे भड़के और उसमें 17 लोगों की जान भी चली गई, लेकिन फिर भी भिंडरेवाला की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद 1980 में निरंकारी सिख के जो हेड थे बाबा गुरबचन सिंह को भी और उनके बॉडीगार्ड को दिल्ली में मार दिया गया। उसमें नाम भी भिंडरेवाला की आया, लेकिन फिर भी भिंडरेवाला की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसके 1 साल बाद 1981 में पंजाब में सेंसस होने शुरू हुए, जिसमें कि ये बताना था कि हमारी मातृभाषा क्या है। अगर सभी लोग मातृभाषा अपनी पंजाबी बताते हैं तो बाद में उसी को ही उस स्टेट के लिए ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो भिंडरेवाले ने पूरे पंजाब में एक सर्कुलर जारी कर दिया कि आपको अपनी मातृभाषा सिर्फ पंजाबी ही बतानी है, जिससे कि जो पंजाब में हिंदू लोग थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो उनको देखते हुए जो पंजाब केसरी के एडिटर थे लाला जगत नारायण जी, उन्होंने अपना एक आर्टिकल छापा कि आप अपनी मातृभाषा हिंदी ही बताए, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस आर्टिकल को वो डेली अखबार में छाप रहे थे। तो उसके बाद में जब ये खबर डेली अखबार में जा रही थी तो उससे लाला जगत नारायण जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे तो पंजाब का माहौल बिल्कुल ही खराब हो गया। इसके बाद सरकार के ऊपर भिंडरेवाला को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बढ़ने लगा और गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर अब हम भिंडरेवाला को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हमारी हिंदू जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। तो उसी दबाव में चल के भिंडरेवाला को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जैसे ही भिंडरेवाला को गिरफ्तार किया गया तो उसकी एक पूरी की पूरी सपोर्ट भिंडरेवाला को मिली हुई थी पंजाब के लोगों से। तो बहुत ही ज्यादा आंदोलन दंगे वगैरह शुरू हो गए, जिससे कि दबाव में आके भिंडरेवाला को फिर से छोड़ना पड़ता है।
देखिए भिंडरेवाले की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए अकाली दल ने भिंडरेवाले से हाथ मिला लिया और इसी से ही कांग्रेस का पूरा दाव कांग्रेस के ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि भिंडरेवाले को लेकर तो कांग्रेस ही आई थी और बाद में वो अकाली दल के साथ मिल गया, तो इससे कांग्रेस का पूरा दाव उल्टा पड़ गया। अब भिंडरेवाले ने अकाली दल के साथ मिलकर जो आनंदपुर साहिब रेजुलेशन की जो भी मांग थी उन्हें दोबारा उठाना उसने शुरू कर दिया। तो अब 1982 में दिल्ली में एशियंस गेम होने थे जिसकी जिम्मेदारी राजीव गांधी को दी गई थी। तो भिंडरेवाले ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे दिल्ली एशियन गेम में कुछ करता हूं तो उसकी कवरेज मुझे पूरे के पूरे ग्लोबल कवरेज मिलेगी। तो इसीलिए और इसी चीजों को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हरियाणा और पंजाब से आने वाली जितनी भी बसें गाड़ियां जो भी थी सभी को रुकवा के और सिखों को स्पेशली वहां पे चेक करना शुरू कर दिया। सिखों के कुछ रिटायर्ड अफसर कर्नल भी थे जिनकी बेइज्जती हुई। तो इसी चीज के लिए भिंडरेवाले ने इस चीज का बदला लेने के लिए सोची और फिर 1983 में उन्होंने अमृतसर से दिल्ली के लिए जा रही एक बस को हाईजैक कर लिया और उसमें सभी हिंदुओं को नीचे उतारकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इससे तो पूरी पंजाब में पूरा का पूरा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। तो और उसके बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद भिंडरेवाले ने अपने आप को गोल्डन टेम्पर के अकाल तख्त में छुपा लिया, क्योंकि उसको पता था कि कोई भी नेता होगा वो गोल्डन टेम्पल के ऊपर तो हमला करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, और उसने वहां बहुत सारे हथियार इकट्ठे कर लिए थे और वहीं से उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। तो और इसके बाद हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ये 3 से 6 जून तक चला, जिसमें गोल्डन टेम्पल के अंदर ही भिंडरेवाले का एनकाउंटर कर दिया गया और जिससे गोल्डन टेम्पल को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब बाद में गोल्डन टेम्पल की तस्वीरें बाहर आई तो पूरे पंजाब में हंगामा हो गया था, लेकिन भिंडरेवाले की जो एक सोच थी वो अब भी पंजाब के लोगों में जिंदा थी। मौत सिर्फ भिंडरेवाले की हुई थी, ना कि उसकी सोच की। और उसके बाद टाइम टू टाइम पंजाब में खालिस्तान के नारे लगते रहे। अब देखिए इसी सोच के चलते देश और देश के बाहर से भी खालिस्तान को पूरा समर्थन मिलता रहता है। इसके लिए बार बार प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अभी फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम में भी खालिस्तान की बहुत ही ज्यादा मांग उठी थी। उसी टाइम में पंजाब के कलाकार थे दीप सिद्धू, जिन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था वारिस पंजाब दे। ये खालिस्तान के लिए ही मांग करता रहता था। तो और इन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट में 26 जनवरी के ऊपर लाल किले पे खालिस्तान का झंडा लहरा भी दिया था, जिसके ऊपर बाद में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन आगे चलकर 15 फरवरी 2022 को दीप सिद्धू के रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह दुबई में जो पहले से ही दीप सिद्धू के टच में था लेकिन कभी उससे मिला नहीं था, वो दीप सिद्धू की मौत के बाद इंडिया आते हैं और उन्हें वारिस पंजाब दे का हेड बनाया जाता है। हालांकि जो दीप सिद्धू के परिवार वाले हैं वो तो यही कहते हैं कि वारिस पंजाब दे का हेड अमृतपाल जबरदस्ती बना है, इसका उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन जो दीप सिद्धू के समर्थक है वो कहते हैं कि अमृतपाल सिंह ही इसका हेड है और ये हम सभी इसने चुन के इसके ऊपर बैठाया। और इसके बाद सितंबर 2022 में वारिस पंजाब दे का हेड बन जाता है। तो फिर वो भिंडरेवाले के तरह ही भाषण देना शुरू कर देता है, उसी की तरह अपने धर्म को बढ़ावा देना शुरू कर देता है और वो गांव-गांव में उसी की तरह घूमने लगता है और नशे छुड़ाने की मुहिम को फिर से चालू कर देता है और बेअदबी की बातें करने लगता है और लोगों को बोलता है कि आप अपने बाल को ना कटवाएं, अपने केस ना कटवाएं। तो इस तरह से वो एकदम से बहुत ही ज्यादा भिंडरेवाले की तरह ही पूरे पंजाब में फेमस होने लगता है और सभी सोचने लगते हैं कि एक कल का आया हुआ लड़का आज जो पंजाब के बड़े बड़े लीडर है उससे भी ज्यादा पॉपुलर यहाँ पंजाब में आके हो गया। और इसी के दम पर वो अपने सर पर एक धर्म की किताब को लेकर थाने के ऊपर हमला बोल देता है और अपने उसमें अपने साथी तूफान सिंह को वहां से छुड़वा लाता है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। तो ये अब तक अमृतपाल सिंह का वो था और अभी जब पुलिस उनको पकड़ने के लिए घूम रही तो अभी की खबर ये है कि अमृतपाल सिंह फरार हो रहे हैं और उनकी जगह जगह छुपने की खबर अब तक आ रही है। तो अगर आपने वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो साथियों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर आपको वीडियो जैसी भी लगी अपने कमेंट जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।